गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ प्राणियों में पोषण को समझेंगे। पोषण भोजन अंतर्ग्रहण करने तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का शरीर के विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग को ही हम पोषण कहते हैं। क्योंकि हर प्राणी का शारीरिक बनावट अलग अलग होता है, इसलिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां अलग अलग होती है। हम देखते हैं कि तितली फूलों से उसका रस चूसती है, अजगर वो अपने आहार को पूरा निगल जाता है, चूहा अपने खाद्य पदार्थ को कुतर कुतर के खाता है और हम भोजन को काटते हैं और चबा के खाते हैं। इस तरह काटना, चबाना, कुतरना, चूसना ये सारे भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां हुई। इस पाठ में हम मनुष्यों में पाचन कैसे होता है, घास खाने वाले जंतुओं जैसे गाय भैंस में पाचन कैसे होता है, एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये सारे बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मनुष्यों में पाचन कैसे होता है इसे समझते हैं। मानव पाचन तंत्र के 5 प्रक्रम है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण जिसे परिपाचन, निष्कासन या उत्सर्जन, इंग्लिश में इसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन कहते हैं। ये सारे पाचन तंत्र के प्रक्रम को हम इस चित्र के माध्यम से बारी बारी से समझेंगे। सर्वप्रथम हम भोजन को मुख गुहा के द्वारा इसका अंतर्ग्रहण करते हैं। मुख गुहा, मुख के अंदर जो कैविटी है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, एक जोड़ी इधर, एक जोड़ी इधर और एक जोड़ी इधर। ये लार ग्रंथि लार निकालती हैं। लार का काम क्या होता है? लार भोजन में मिलकर उसे गीला कर देता है तथा चिकना कर देता है। लार में एक एंजाइम अमाइलेज होता है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है और इस तरह हम कह सकते हैं भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में ही दांत भी होते हैं, जीभ भी होता है। तो कुछ बातें हमें दांत के बारे में भी जानने हैं और जीभ के बारे में भी जानते हैं, उसे हम साथ साथ देखते हुए चलते हैं। तो हमारे दांतों की बनावट अलग अलग होती है और इसका उपयोग भी अलग अलग होता है और इसके बनावट और उपयोग के आधार पर इसे हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। तो दांतों के 4 प्रकार हुए: कृंतक, इंसिजर, रदनक, कैनाइन, अग्रचवर्णक, प्रीमोलार एंड चवर्णक, मोलार। अब कृंतक की संख्या 8 होती है दोनों जबड़ों में, नीचे के जबड़े में 4, ऊपर के जबड़े में 4। सामने के 4 वाले 4 दांत नीचे के जबड़े में और ऊपर जबड़े में, इसको कहते हैं कृंतक। ये काटने के दांत होते हैं। कृंतक के बगल में एक दांत नीचे के जबड़े में और दूसरी तरफ भी एक दांत, नीचे के जबड़े में 2 और ऊपर के जबड़े में 2। ये हो गए कुल 4, ये फाड़ने के दांत होते हैं। और रदनक के पीछे वाले 4 दांत, 2 दांत उसके पीछे दाहिनी तरफ और 2 दांत बाईं तरफ, नीचे के जबड़े में 4 और ऊपर के जबड़े में 4, कुल 8 दांत ये अग्रचवर्णक कहते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। ये चपटे होते हैं, ये चबाने एवं पीसने के दांत होते हैं। और अंतिम के 3 दांत नीचे के जबड़े में दाहिनी ओर और बाईं तरफ भी 3 दांत, कुल 6 दांत नीचे के जबड़े में और 6 दांत ऊपर के जबड़े में, कुल संख्या 12, ये चवर्णक कहलाते हैं। ये भी चपटे होते हैं और ये चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। इस तरह हमें बच्चों याद रखना है कि दांत के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके क्या क्या होते हैं, इनके कुल संख्या कितनी होती है। अब अगला है जीभ। जीभ का कार्य क्या है? तो लार ग्रंथियां जो लार स्रावित करती है, जीभ भोजन में उसे पूरा मिला देता है जिससे वो गीला और लसलसा हो जाता है। और जीभ का अगला कार्य है उस चबाए हुए भोजन को गले से नीचे ग्रसिका में ढकेल देना। जीभ हमें बोलने में भी मदद करता है तथा जीभ हमें विभिन्न स्वाद का आनंद भी देता है। ये विभिन्न स्वाद का आनंद कैसे देता है? इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, इसमें क्षेत्र स्वाद के बटा हुए हैं।
जो जीभ का अगला स्वतंत्र भाग है वो हमें मीठे का अनुभव करवाता है, और उसके पीछे हम जो क्षेत्र है वो नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है, और उससे और अंदर जाएंगे तो वो क्षेत्र हमें खट्टे का स्वाद अनुभव करवाता है, और सबसे अंदर में हमें जो क्षेत्र है वो तीखा का अनुभव करवाता है। इस तरह हम देखेंगे जीभ के में स्वाद के विभिन्न क्षेत्र बटे हुए हैं, और यह चित्र द्वारा स्वाद क्षेत्र को दर्शाने के लिए भी आता है, जिसे हम अच्छी तरह याद रखेंगे। अब भोजन का अंतर्ग्रहण हम मुख गुहा में कर लिए। जीभ चबाए हुआ भोजन को ग्रासिका में ढकेल देता है। ग्रासिका क्या करता है, ये संकुचन द्वारा भोजन को नीचे भोजन संकुचन के द्वारा नीचे सरकता है, और ये अमाशय में आ जाता है। अमाशय जिसका एक और ये ग्रसिका से जुड़ा हुआ है तथा यह दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। अमाशय एक थैलीनुमा संरचना है, इसकी भित्ति मोटी होती है, इसकी आकृति यू आकृति की यह होती है। इसके आंतरिक सतह में श्लेष्मा झिल्ली होती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है तथा अन्य रस स्रावित करती है, जिसे जठर रस कहते हैं। अम्ल रस के कारण जो जीवाणु भोजन के साथ अमाशय तक में पहुंच जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ये अम्ल रस के कारण ही जो पाचक रस हैं वो क्रियान्वित हो जाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सरल पदार्थ में विखंडन होता है, और उसके बाद भोजन छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है तथा इसमें ग्रंथियां आंद्र रस स्रावित करती हैं, और 2 ग्रंथि और अपने रस स्रावित छोटी आंत में ही करती है। यकृत गाढ़ा लाल रंग का ग्रंथि है जो आमाशय के ऊपर दाहिनी ओर स्थित रहता है। यह एक पाचक रस स्रावित करता है। पित्त रस जो थैलीनुमा संरचना में एकत्रित होता रहता है, उस थैलीनुमा संरचना को हम बोलते हैं पित्ताशय। दूसरा ग्रंथि है अग्न्याशय, इससे अग्नाशयिक रस निकलता है, वह भी छोटी आंत में ही स्रावित होता है। तो भोजन जब आगे बढ़ता है तो आंद्र रस के द्वारा और ये पित्त रस तथा अग्नाशयिक रस के द्वारा उसका पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में टूट जाता है तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में आगे बढ़ता है तो छोटी आंत की संरचना में अंगुली नुमा संरचनाएं उभरी हुई होती हैं, जिसे हम दीर्घरोम या विलाय बोलते हैं। ये दीर्घरोम इसकी एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देती है, जिस कारण जो पचा हुआ भोजन है वह अवशोषित हो जाता है। ये दीर्घरोम इस तरह के होते हैं, ऐसे अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये है दीर्घरोम, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है और इसी में रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो उस पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती है। इसे ही हम एब्जॉर्प्शन अवशोषण कहते हैं। रुधिर वाहिकों द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ भोजन वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में चला जाता है तथा वहां शरीर उस सरल पदार्थ से आवश्यकता अनुसार जटिल पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम एसिमिलेशन स्वांगीकरण परिपाचन कहते हैं। तथा जो ग्लूकोज सेल्स में रहता है वो ऑक्सीडेशन से उससे जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तथा ऊर्जा विमुक्त होता है और वह ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। इसके बाद अवशोषण के पश्चात जो भोजन बचा हुआ रहता है वह बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत यह छोटी आंत से चौड़ा होता है, इसलिए इसे बड़ी आंत बोलते हैं। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होता है।
हमने देखा था छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, मतलब बड़ी आंत लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। जो पदार्थ बड़ी आंत में पहुंचता है उसमें जल की मात्रा और लवण की मात्रा अधिक होती है। यहाँ जल और लवण का बड़ी आंत द्वारा अवशोषण होता है तथा जो अपशिष्ट बच जाता है उसे मलाशय में भेज दिया जाता है। वह मल के रूप में मलाशय में एकत्रित रहता है और समय समय पर वह गुदा द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह आज हमने मानव में पाचन तंत्र को पूर्ण रूपेण समझा। उम्मीद है इससे जो भी प्रश्न आपके अभ्यास में दिए गए हैं उसे आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे तथा घास खाने वाले जंतुओं गाय भैंस में पाचन कैसे होता है एवं अमीबा में पोषण कैसे होता है इसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।